बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन का टॉपिक कंप्लीट किया है। अब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बेसिकली होती क्या है, इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाएगा। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, अब इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म पढ़ें तो हम इसको जीपी बोलेंगे। जी फॉर ज्योमेट्रिक एंड पी फॉर प्रोग्रेशन या सीक्वेंस। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम करें तो ये द सीक्वेंस इन विच रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, यानी कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर अगर हम कोई सी दो टर्म उठाएं जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हों और उनकी हम रेशो निकालें, और अगर वो रेशो सेम आ जाती है या इक्वल आ जाती है, स्टूडेंट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है या फिर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अब सबसे पहले स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसके ज़रिए हमें ये पता करना है कि किस सीक्वेंस को हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बोलना है और किस सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमने नहीं बोलना। यानी कि क्राइटेरिया चेक करते हैं कि किस तरीके से पता चलेगा कि जी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं, इन एग्जांपल्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो और इसमें रेशो का भी मीनिंग समझते हैं कि रेशो का मीनिंग क्या होगा। पहली सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5, 10, 20, 40 एंड 80। तो देखें स्टूडेंट, अगर ये अर्थमेटिक सीक्वेंस होती तो उसमें डिफरेंस जो था वो क्या आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें 10 और 5 का डिफरेंस 5 है और 20 और 10 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब ये अर्थमेटिक सीक्वेंस तो नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं कि अगर हम कुछ इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करें कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों नंबर्स को चेक कर रहा हूँ, तो अगर मैं ऐसा कर लूँ कि 10 को मैं डिवाइड कर दूँ 5 पे, तो स्टूडेंट मेरे पास कितना जवाब आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं 20 को डिवाइड कर दूँ 10 के ऊपर, तो स्टूडेंट कितना आंसर आएगा, तब भी आंसर किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। इसी तरह से अगर मैं 40 को डिवाइड कर दूं 20 के ऊपर, तब भी मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड को हम रेशो भी बोलेंगे, अगर हम रेशो उसकी निकाल रहे हैं या उसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर। तो स्टूडेंट इसका मतलब है ये जो 5, 10, 20, 40, 80 लिखा हुआ है, इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे दिस इज़ आवर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। स्टूडेंट इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें लिखा हुआ है 2, 6, 18, 54, 162। तो अगर आप पहली दो टर्म की बात करें, 6 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 पे, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 3। इसी तरह से स्टूडेंट अगर मैं 18 को डिवाइड कर दूं 6 के ऊपर, तभी मेरे पास आंसर 3 आ जाएगा। स्टूडेंट 54 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 18 पर, तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, तब भी 3 आंसर आ जाएगा। और इसी तरह स्टूडेंट अगर 162 को भी आप डिवाइड करेंगे 54 के ऊपर, तब भी मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो आपने देखा कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो रेशो आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब ये भी हमारी क्या हो जाएगी, जीपी हो जाएगी। नाउ लास्ट एग्जाम्पल, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 81 के बाद है 27 के बाद है 9, फिर 3, फिर 1। तो अगर हमने, हमारा क्राइटेरिया किस तरह का था कि हमने 27 को डिवाइड करना है 81 के ऊपर। स्टूडेंट डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल से इसे कट करेंगे या 9 के टेबल से कट कर दें, तो आपके पास कितना आ जाएगा। अगर मैं इसको 3 के टेबल से कट कर दूं तो ये यहाँ पे 9 बनेगा और स्टूडेंट ये बनेगा 27। और स्टूडेंट अगर आप 9 के टेबल से दोबारा कट कर दें तो ये बनेगा 1/3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। कोई और चेक कर लेते हैं, जैसे कि 27 और 9 है, इसका पेयर देख लेते हैं। तो 9 डिवाइडेड बाय 27, तो स्टूडेंट ये 9 1 9, 9 3 27 होता है, ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब ये देखा आपने कि यहाँ पर भी अगर इसी तरह से अगर मैं 9 और 3 का रेशो निकालूं तो 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 के बराबर आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हमारा क्या है, हर जगह से रेशो जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारी कौन सी सीक्वेंस हो जाएगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो जाएगी। स्टूडेंट जिस तरह से हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म को निकालने का एक फार्मूला पढ़ा था,
इसी तरह से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को कि nth टर्म को फाइंड करने का या किसी भी टर्म को फाइंड करने का एक फार्मूला होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो ये होगी कि nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट उसके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में GP लिख दिया है। अब इसका जो फार्मूला है स्टूडेंट वो इस तरह से है कि an दैट इज nth टर्म इज इक्वल टू a1 r की पावर जो है वो n-1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आप a1 से पहले से फैमिलियर हैं, a1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। आप n से भी बड़े फैमिलियर हैं कि n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। an से भी आप फैमिलियर हैं, an का मतलब होता है nth टर्म होती है और बाज़ जगहों पर हम इसको लास्ट टर्म भी कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट एक ये नई चीज़ आ गई है जिसको हमने r बोलना है। तो r बेसिकली क्या है, दैट इज़ कॉमन रेशो जो हमने यहाँ पर फाइंड की थी। तो स्टूडेंट ये हमारे क्या थे, ये रेशोज थे, ये r है। इसी तरह से स्टूडेंट अगर ऊपर की जो एग्जांपल है अगर मैं उनको यहाँ पे चेक कर लूँ तो ये r है। तो r स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट होगा, r याद रखिएगा कि दो जब कंसेक्यूटिव टर्म्स आपके सामने होंगी तो आपने फाइनल टर्म को डिवाइड कर देना है उसकी इनिशियल टर्म पे। तो आपके पास क्या निकल आएगा, r की वैल्यू निकल आएगी। स्टूडेंट r की अगर हम बात करें तो r आपका पॉजिटिव भी होता है, r आपके पास नेगेटिव भी होता है और r आपके पास जो होता है वो किसी फ्रैक्शंस में भी आ सकता है। लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, r कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, r की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होगी। नाउ अब स्टूडेंट हम इस फार्मूले का जो है वो यूज़ करते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं। तो इस फार्मूले का यूज़ जो है वो हम किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी। स्टूडेंट एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट सवाल क्या है, पहले सवाल पढ़ते हैं और आपको फार्मूले की इम्प्लीमेंटेशन सिखाते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच। अब पहले हिस्से में दिया जा रहा है आपको a1 की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सोल्यूशन लिखूँगा और सोल्यूशन का कौन सा सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट सोल्यूशन पार्ट नंबर 1 में क्या होगा, फार्मूला लगाएंगे आप an इज इक्वल टू a1 r की पावर जो है वो क्या हैगी n-1। स्टूडेंट अगर पहले पार्ट को देखें तो a1 की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ रही है, 4 के इक्वल आ रही है। आपने यहाँ पर 4 रख देना है। स्टूडेंट r की जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 5 के बराबर, तो आपने 5 लिख देना है। और उसके बाद जो n लिखा हुआ है, n की वैल्यू 3 के बराबर आ रही है, तो 3 यहाँ पर क्या कर देंगे आप, -1 कर देंगे। अब स्टूडेंट बड़ा इजी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आप क्या करेंगे, जब आप an इसका निकाल लेंगे तो an के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, 4 बन जाएगा और यहाँ पर 5 की पावर जो है 3 - 1 ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 5 अब इसको किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से कैंसिल आउट करते हैं, सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं। 5 की पावर 2 का मतलब होता है स्क्वायर 5 का, ये कितना हो जाएगा 25। तो हमारी जो nth टर्म है वो किसके बराबर आ जाएगी, 100 के बराबर आ जाएगी। स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद स्टूडेंट हम सोल्यूशन नंबर 2 की तरफ आते हैं। सोल्यूशन नंबर 2 को किस तरह से हैंडल करना है ये हम देख लेते हैं। तो सोल्यूशन नंबर 2, अब हेडिंग हम डालेंगे सोल्यूशन नंबर 2। तो सोल्यूशन नंबर 2 स्टूडेंट ये किस तरह से होगा, अब इसके लिए देख लेते हैं। देखें डाटा क्या था हमारा, फार्मूला मैं दोबारा लगा लेता हूँ। फार्मूला था an इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। अब स्टूडेंट ज़रा एक नज़र देख लेते हैं कि हमारे सेकंड पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी। आप लिख लीजिएगा जब इसको करते जाएं तो सेकंड पार्ट में a1 था 243, n था 5 और r था -1/3। तो स्टूडेंट ये मैं रखने जा रहा हूँ इस फार्मूला के अंदर। तो a1 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो मेरे पास आ जाती है 243। इसी तरह से r की जो वैल्यू है वो है -1/3, लेकिन इसके ऊपर पावर हम कितनी लगाएंगे, पावर हम लगाएंगे 5 - 1। अच्छा 243 हमने लिखा। अब 5 - 1 का मतलब होता है 4, तो -1/3 की पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। स्टूडेंट ये जो पावर 4 है ये -1 पे भी अप्लाई होगी, 3 पर भी अप्लाई होगी। तो मैं यहाँ पर अगर इसे सॉल्व कर लूँ तो 243 लिखा जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट इधर लिखा जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और अगर आप 3 की पावर 4 कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना होता है, 81 होता है। स्टूडेंट ये ऊपर और नीचे इस तरीके से लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट्स भी लगी हुई हैं कि इनको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो अगर आप कैलकुलेटर की यूज़ पे भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ से इसे कैंसिल आउट कर दें और ये 81 के टेबल से भी कैंसिल आउट हो जाए तो इसका आंसर जो है वो स्टूडेंट किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। ये आपने कैलकुलेटर में आपने लाजमी चेक भी कर लेना है। तो nth टर्म जो है इसकी वो किसके बराबर आ जाएगी स्टूडेंट, 3 के बराबर आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारा
जो है बेसिक जो इंट्रोडक्शन है ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। स्टूडेंट अब हम nth टर्म को यूज़ करके ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डिफरेंट टर्म्स के बारे में देखते हैं कि इसकी सेकंड टर्म किसके बराबर होगी, इसकी थर्ड टर्म किसके बराबर होगी, फोर्थ टर्म किसके बराबर होगी। क्योंकि हम बार बार इस फार्मूला को यूज़ नहीं करेंगे, हम कोई एक ऐसी ट्रिक यूज़ कर लेंगे जिसके ज़रिए हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसकी सेकंड टर्म कैसे आएगी, थर्ड टर्म कैसे आएगी। तो वो 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करना सिखाता हूँ। मान लें मैं सेकंड टर्म निकालना चाह रहा हूँ तो n की वैल्यू मुझे यहाँ पे 2 रखनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट सेकंड टर्म के लिए जो मेरे पास a n की जगह पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये a1 होगा और r की पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 - 1 हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो a2 है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, a r की पावर यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। तो चले मैं लिख देता हूँ कि r की पावर कितनी है, 1 है। इसी तरह से स्टूडेंट अगर मैं इसकी थर्ड टर्म निकालना चाहूँ तो n की वैल्यू मुझे 3 रखनी पड़ेगी और जब 3 रखूँगा तो इस फार्मूले में ये जो मेरे पास लिखा हुआ है an का फार्मूला लिखा हुआ है, अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये a1 आ जाएगा, r की पावर 3 - 1 आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा a1 r की पावर 2 हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट फिर इसको हम जनरलाइज भी करते हैं। अब n की वैल्यू मान लें कि हमने क्या रखनी है, 4 रखनी है। तो जब हम 4 रखेंगे तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये a4 हो जाएगा और ये a1 हो जाएगा, r की पावर 4 - 1 हो जाएगा, जो कि आंसर किसके बराबर आ जाएगा, a1 r की पावर 3 के बराबर आएगा। अब स्टूडेंट ज़रा आप इसको चेक करें, फिर इसको हम जनरलाइज करते हैं। जब मैंने a2 फाइंड किया तो फार्मूला बना a1 r की पावर 1। जब मैंने फार्मूला a3 का बनाया तो फार्मूला बना a1 r की पावर स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट जब मैंने पावर 4 का फार्मूला बनाया तो ये फार्मूला क्या बना, a1 r की पावर 3। यानी कि जो टर्म का नंबर है r उससे r की पावर उससे कम आ रही है। अगर यहाँ पर 2 है तो इधर 1 आ रहा है, अगर इधर 3 है तो इधर 2 आ रहा है, इधर 4 है तो इधर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और स्टूडेंट अब खुद ब खुद बनाते जाएं आप। अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी हो तो a1 r की पावर अब कितनी लिखनी पड़ेगी, 4 लिखनी पड़ेगी, एक हमने कम करते जाना है। इसी तरह से स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर a की पावर यहाँ एक 6 टर्म इसकी निकालता हूँ तो फार्मूला क्या बनेगा, a1 बनेगा, r की पावर क्या बनेगी, 5 बनेगी। और इस तरह से स्टूडेंट अगर आप इसको कंटिन्यू कर लें और इसको n के हिसाब से लिखना चाहें तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो an होगा वो किसके बराबर होगा, a1, फिर r की पावर हमने कौन सी लगानी होती है, जो इसमें से एक कम होती है। तो स्टूडेंट इसको हम क्या लिखेंगे, n - 1। तो स्टूडेंट इस वजह से ये वाला फार्मूला हमारा बन जाता है। अब आपके पास सवाल किस तरह का आएगा, सवाल इस तरह का आएगा कि आपको कोई टर्म फाइंड करने के लिए कही जा सकती है। तो आपने याद रखना है कि जो भी टर्म कही जाए उससे आपने r की पावर एक कम करनी है आपने। यानी कि मान लें अगर आपको कहा जाए कि भाई इसकी आपने 20 टर्म्स निकालनी है तो आप लिखेंगे a20 जो कि बराबर होगा a1 r की पावर 20 में से एक कम कर देना है आपने, 19 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं जिसमें इसकी डिफरेंट टर्म निकालने के लिए आपको कहा जाएगा। तो चलें इसको एक हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब एग्जाम्पल हमारी क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या है वो आपके सामने जो है वो लिख लेता हूँ मैं। तो फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ जीपी, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया है, आपको ये चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपने इसकी 4 टर्म निकालनी है। अगर आपके पास a1 की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, -2 आ रही है। तो स्टूडेंट अब हमें कौन कौन सी टर्म चाहिए होंगी, अब उसने कहा है कि पहली 4 टर्म होनी चाहिए। तो 4 टर्म में से पहली टर्म तो गिवन है, तो इसका मतलब मुझे a2 की वैल्यू चाहिए। तो a2 के लिए मैं क्या करूँगा, a2 के लिए फार्मूला में ये लगाऊंगा a1 r की पावर, अब क्या आएगी, एक ही आएगी क्योंकि r एक हमने कम करना था। a1 का आंसर 3 है और r का जो आंसर है वो -2 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -6। अच्छा स्टूडेंट इसी तरह से अगर मैं बात करूं a3 की, तो a3 के लिए मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, a1 बनेगा, r की पावर अब कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पर अगर 3 है तो उधर मुझे 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ अब स्टूडेंट क्या बनेगा, ये 3 बनेगा, उसके बाद यहाँ पर -2 की पावर क्या बनेगी, 2 बनेगी। तो स्टूडेंट पहले आप इस पावर को सॉल्व कर लेंगे। पावर को सॉल्व करने का ये मतलब है कि ये 3 के साथ आपने -2 का स्क्वायर लगाना है। -2 का स्क्वायर जो होता है वो +4 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरीके से आप लास्ट वाला यानी कि जिसकी 4th टर्म है वो निकाल लें, तो वो क्या आ जाएगी, a1 आ जाएगी, r की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट बन जाएगा 3
अब यहाँ पर r की पावर 3 का मतलब है -2 की पावर 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे ख्याल करना है आप लोगों ने कि ये 3 है, -2 की पावर 3 का ये मतलब होता है कि यहाँ पर -8 लिखना है आपने। तो स्टूडेंट अब आपके पास कितना बन जाएगा, -24 बन जाएगा। तो स्टूडेंट इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या बनी, फिर फर्स्ट 4 टर्म्स आर, वो स्टूडेंट्स कौन सी बनेंगी, सबसे पहली टर्म हमारे पास थी 3 के बाद हमने सेकंड पे निकाली है -6 के बाद स्टूडेंट फिर कितनी आई है 12, और 12 के बाद कितनी आई है -24, और फिर ये सीक्वेंस इस तरह से चलती जाएगी। स्टूडेंट मान लें अगर ये सवाल इस तरह से दिया जाए कि आप इसकी 30 टर्म्स निकालें, तो आप कैसे करते, यानी कि अगर मैं आपसे कहता कि आप इसकी 30 टर्म निकालें, A30 फाइंड करें, तो आप कैसे फाइंड करते। तो बड़ा आसान सा था, आपने क्या करना था, A30 लिखना था, पहले फार्मूला लगाना था आपने लिखना था A1 R की पावर, अब 30 है तो इधर स्टूडेंट कितना आएगा 29 आ जाएगा। फिर आप A1 की जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पे 3 लिख देनी है, और उसके बाद जो R की वैल्यू है वो -2 लिख देनी है, और उसके ऊपर क्या लगा देना है 29। तो स्टूडेंट हम इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं क्योंकि कैलकुलेटर से इसका बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक भी अगर आप इसको, क्योंकि एक बड़ी वैल्यू है, यहाँ तक भी छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। और ये आपको कराने का मकसद यही है कि फार्मूले की आपको समझ आ जाए कि फार्मूला किस तरह से है। अच्छा, अब स्टूडेंट इस तरह का एक और सवाल, यानी कि ये तो मैंने डायरेक्ट आपको A1 भी दे दिया और R भी दे दिया, हो सकता है एक सवाल मैं आपको इस तरह का प्रैक्टिस करवाता हूँ जिसमें आपको एक सीक्वेंस दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि फलां टर्म निकालें। जैसे कि एक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, तो वो आप कैसे करेंगे। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जी के 3 है, 3 के बाद 9 है, 9 के बाद जी 27 है, 27 के बाद 81 है, 81 के बाद ये सीक्वेंस ऐसे चल रही है। तो आपसे कहा जाता है कि फाइंड द 9th टर्म, इसकी कौन सी टर्म निकालें, 9th टर्म निकाल के दिखाएं, वो आपने बतानी है। तो 9th टर्म के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास डाटा क्या होना चाहिए, A1 ये फर्स्ट टर्म होती है, ये 3 के बराबर आ जाएगी। R स्टूडेंट कैसे फाइंड होगा, तो आप क्या करेंगे, ये 9 को किस पे डिवाइड कर देंगे, 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो 3 1 3 3 9, यानी कि R भी आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट उसके बाद फिर आप देखें 9 टर्म के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, A9, तो A9 इज इक्वल टू क्या फार्मूला लगाएंगे, A1 R की पावर क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। अब स्टूडेंट A1 की कीमत है 3, R जो है वो भी 3 है, और इसके ऊपर पावर कितनी आ गई है, 8 आ जाती है। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखें, इधर पावर 1 है और उधर 8 है, और अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर 9, और इसको हम कैलकुलेटर की मदद से भी इसका कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी आंसर एक्सेप्टेबल है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा फार्मूला की प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है, और फार्मूला किस तरह से अप्लाई करना है आपने ये आपको सिखा दिया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, उसके अंदर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम पढ़ेंगे, और उसके बाद उसके मीन्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।